नमस्कार दोस्तों। अ, हम लोगों ने कल की जो स्लाइड थी उसमें हमने स्वदेशी आंदोलन के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ लिया था। उसी को आगे बढ़ाते हुए हम लोग अ, और उसके बारे में थोड़ा डिटेल में जानते हैं। तो इसके लिए देखते हैं। तो जब हमने यहाँ तक बात कर ली थी कि 5 जुलाई 1905 में अ, घोषणा कर दी गई सरकार ने जनता के विरोध के बावजूद, इसलिए जनता ने भी बहुत ज़्यादा प्रतिरोध दिखाया और इसको 16 अक्टूबर 1905 को जब ये विधिवत रूप से लागू हो गया, मतलब कि जो बंगाल है, जो अभी तक एक यूनिट था, उसको 2 भागों में विभाजित कर दिया। ईस्ट बंगाल और वेस्टर्न बंगाल, यानी कि पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल, वो भी भाषा और धर्म के आधार पे इसका बहुत ज़्यादा विरोध बंगाल में हुआ। और आंदोलनकारियों ने तो इस दिवस को शोक दिवस के रूप में मनाया। लोगों ने हिंदू मुस्लिम एकता को बनाए रखने के लिए, ये संदेश देने के लिए कि हिंदू मुस्लिम ब्रेक नहीं हुए हैं, हिंदू मुस्लिम एकता खत्म नहीं हुई है, सरकार चाहे कुछ भी करे, हिंदू मुस्लिम एकता खत्म नहीं होगी। इसको इसको प्रदर्शित करने के लिए, इसको जनता सरकार को बताने के लिए उन्होंने एक दूसरे के हाथों पे राखियां बांधी। जो विभाजित बंगाल के जो 2 भागों के जो लोग हैं, उन्होंने आपसी एकता को प्रदर्शित करने के लिए एक दूसरे के हाथों पे राखियां बांधी। कुछ लोगों ने व्रत रखे, कुछ लोगों ने गंगा में स्नान किया, कुछ लोगों लोगों ने नंगे पांव पदयात्रा की और वंदे मातरम के गीत गाए। और ये जो एक्टिविटीज थी, ये बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हुई और इसी दिन सुरेंद्र नाथ बनर्जी, जो कि उदारवादी नेता थे, और आनंद मोहन बोस, इन्होंने विशाल जनसभा को संबोधित किया। और ऐसा कहा जाता है कि ये जो सभा थी, विशाल जनसभा जो थी, वो स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित अभी तक की सबसे बड़ी विशाल जनसभा थी और इसमें बहुत सारी जनता ने बंगाल विभाजन के विरोध में पार्टिसिपेशन किया। जनसभा में शामिल प्रदर्शनकारियों ने इस विरोध अभियान, जो कि बंगाल विभाजन के विरोध में चालू कर रखा था, उसको चलाने के लिए 50,000 रुपए एकत्रित कर दिए। और ये जो आंदोलन है, धीरे धीरे बंगाल से निकल के भारत के अन्य राज्यों में भी फैलने लगा। पूना, बंबई में इस समय जो बाल गंगाधर तिलक हैं, उन्होंने इस आंदोलन को नेतृत्व प्रदान किया। इसी तरीके से पंजाब में लाला लाजपत राय और अजीत सिंह हैं, उन्होंने इस आंदोलन को नेतृत्व दिया। दिल्ली में हैदर हैदर रजा और मद्रास में चिदम्बरम पिल्लई ने इस आंदोलन को लीडरशिप दी और ये आंदोलन जो है धीरे धीरे पूरे भारत में फैलने लगा। इस समय जो कांग्रेस की स्थिति थी, वो बहुत ही अलग तरीके की थी, क्योंकि हम जानते हैं कि कांग्रेस में इस समय उदारवादी नेताओं का बोलबाला था। सुरेंद्र नाथ बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी, ये जो थे बहुत उदारवादी नेता थे और ये सरकार का विरोध का खास समर्थन नहीं करते थे, बल्कि मैंने आपको जैसे बताया था पिछले स्लाइड में कि ये पिछले लेक्चर में कि ये लोग बहुत संवैधानिक उपायों में विश्वास करते थे। ज्ञापन देना, प्रार्थना पत्र देना, सभाएं करना, एक जनमत तैयार करना सरकार के विरोध में, ये सब काम वो करते थे। लेकिन कोई डायरेक्ट अटैक, डायरेक्ट आलोचना सरकार की ये लोग नहीं करते थे, क्योंकि इनका एक डीप फेथ था सरकार में कि सरकार चाहे कितनी भी बुरी हो, लेकिन अंत में वो कल्याणकारी ही है, न्यायिक है। सरकार के, ब्रिटिश सरकार के न्यायिक रूप में उनका पूर्ण रूप से विश्वास था। लेकिन उन्होंने भी इस समय गोपाल कृष्ण गोखले की लीडरशिप में, अध्यक्षता में, इस अधिवेशन में, इसका जो वार्षिक अधिवेशन हुआ 1905 में, उसमें कुछ कठोर निर्णय लिए जो कि उनके हिसाब से कठोर ही थे, जिसमें कर्जन की जो प्रतिक्रियावादी नीति है और बंगाल विभाजन की आलोचना की गई। और दूसरा,
बंगाल में बंग भंग विरोधी आंदोलन और स्वदेशी अभियान को समर्थन देना, ये उन्होंने दो पोजीशन अपनाए। अभी तक जो उदारवादी नेता हैं वो सरकार की आलोचना को बहुत ज़्यादा सही नहीं समझते, लेकिन उन्होंने अब इस बात को आंदोलन में स्वीकार कर लिया। कांग्रेस के जो उदारवादी नेता हैं उन्होंने अपने अधिवेशन में इन दो प्रस्तावों को पारित कर दिया। इसी तरीके से मैंने आपको बताया कि दोनों जो उदारवादी जो नेता हैं और उग्रवादी जो नेता हैं, जो एक्सट्रीमिस्ट जिनको कहा जाता है, उन दोनों के विचारों में बहुत अंतर था। और ये बाल गंगाधर तिलक हैं, लाजपत राय हैं, विपिन चंद्र पाल हैं, अरविंद घोष हैं, ये सरकार की न केवल आलोचना करने तक ही सीमित थे, बल्कि ये पुरजोर रूप में स्वदेशी वस्तुओं का समर्थन और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करने की बात कह रहे थे। और वो ये मानते थे कि यह अभी एक बहुत सही समय है, हमें इस आंदोलन को केवल बंगाल तक ही सीमित नहीं रखना चाहिए, बल्कि इसको पूरे भारत में प्रचारित प्रसारित किया जाना चाहिए, जिससे कि जो हमारा स्वतंत्रता का जो एक लक्ष्य है, पूर्ण स्वराज का जो लक्ष्य है, उसको प्राप्त किया जा सके। लेकिन मैंने आपको बताया कि जो कांग्रेस में इस समय में उदारवादी यानी नरमपंथी पंथी जो लोग हैं उनका प्रभुत्व था। और इसके कारण से जो उग्रवादी यानी कि नरमपंथी और गरमपंथी जो लोग थे, उन दोनों के बीच में एक वैचारिक टसल होना शुरू हो गया, आइडियोलॉजिकल टसल होना शुरू हो गई। आइडियोलॉजिकल टसल कुछ कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हुई, जिनमें कि उनके जो मेथड्स थे, उनके जो दोनों दोनों जो पंथ थे, उनके जो मेथड्स थे बहुत ही डिफरेंट तरीके थे। एक जो वर्ग है नरमपंथी जो है या उदारवादी जो लोग हैं, वो संवैधानिक उपायों में विश्वास करते थे। सरकार की आलोचना करना वो बहुत सही नहीं समझते थे, और सरकार की इनकी जो न्यायिक प्रक्रिया है उनमें उसका पूर्ण अगाध विश्वास था, और वो ब्रिटिश शासन में भी बहुत विश्वास करते थे। और दूसरी तरफ जो गरम दल के लोग हैं, यानी कि गरमपंथी हैं, जिनको उग्रवादी भी कहा जाता है, एक्सट्रीमिस्ट कहा जाता है, जिनमें बाल गंगाधर तिलक, लाल बाल पाल जो थे, ये सरकार की आलोचना करना, और ऐसे उपाय करना जिससे कि स्वतंत्रता पूर्ण स्वराज्य का जो लक्ष्य है वो प्राप्त हो सके। और अभी तक कांग्रेस ने जिस पर अभी तक नरमपंथियों का प्रभुत्व था, उन्होंने पूर्ण स्वराज की बात नहीं की थी, अभी भी वो अधिशासन की ही बात कह रहे थे। तो 1906 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो वार्षिक अधिवेशन आयोजित किया गया कलकत्ता में, इस अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में कांग्रेस ने प्रस्ताव पारित किया कि कांग्रेस का लक्ष्य इंग्लैंड या अन्य उपनिवेशों की तरह ही स्वराज या स्वराज प्राप्त करना है। वो अभी भी अधिराज्य की बात कर रहे थे, और जो गरम दल के लोग हैं यानी कि उग्रवादी जो हैं, वो अब पूर्ण स्वराज की बात कर रहे थे, पूर्ण स्वराज की बात कर रहे थे। इसलिए वैचारिक मतभेद दोनों में बहुत तीव्र गति से उभर रहा था, और ये जो मतभेद हैं वो बहुत अन्य विषयों पे, जिनमें मैंने कुछ विषयों पे प्रकाश भी डाला है, उनमें लगातार बढ़ा ही जा रहा था, जिसकी परिणति हमको 1907 में सूरत अधिवेशन में दिखाई देती है। और इस सूरत अधिवेशन में कांग्रेस के जो दल थे, जो कि अभी तक साथ में ही थे, अपैरेंटली दो दल नहीं थे, बल्कि प्रभुत्व था नरम दल का कांग्रेस पर। जब 1907 में कांग्रेस दो गुटों में डिवाइड हो गई, और इस विभाजन का स्वदेशी अभियान और अन्य जो तात्कालिक आंदोलन थे, उन सब पे बहुत ज़्यादा डिटेल में प्रभाव पड़ा। और इसके बाद ये हुआ कि धीरे धीरे ये जो नरम दल के लोग हैं, ये साइडलाइन होते चले गए,
और जो उग्रवादी जो लोग हैं यानी कि गरम दल के जो लोग हैं वो प्रभावी होना प्रारंभ हो गए हैं। और ये स्वदेशी आंदोलन बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल फुल हुआ, क्योंकि इसी टाइम पीरियड में राष्ट्रीय शिक्षा के क्षेत्र में नए काफ़ी सारे नए कॉलेजेस, स्कूल्स, विश्वविद्यालय खोले गए और कई केमिकल नेशनल केमिकल फैक्ट्रीज की स्थापना की गई। न्यू काफ़ी सारे नए न्यूज़पेपर्स वगैरह संचालित होना प्रारंभ हुए। और विदेशी स्वदेशी को बहुत ज़्यादा बढ़ावा मिला, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार हुआ। तो कहीं ना कहीं जो अंग्रेज़ों के जो आर्थिक हित हैं उनको भी बहुत नुकसान हुआ। हालांकि अंग्रेजी सरकार ने इस डैमेज को बहुत ही जल्दी कंट्रोल में कर लिया, लेकिन इसका दूरगामी प्रभाव हमको बाद में मिले, क्योंकि ये जो जो तरीका है वस्तुओं का बहिष्कार करने का, स्वदेशी अपनाओ जो तरीका है, बाद में इसका उपयोग गांधी जी ने भी अपने आंदोलनों में किया है। अपने जितने भी आंदोलन हुए उनमें इन्होंने इन तरीकों का उपयोग अपने आंदोलनों में किया है। तो ये आंदोलन जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट आंदोलन है और एक तरीके से सूचक था कि भारत में स्वतंत्रता संग्राम का आंदोलन लगभग अब चालू हो गया है, उसको अब रोका नहीं जा सकता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। कल हम लोग और देखते हैं क्या क्या आगे के और जो टॉपिक्स हैं उनको हम कवर करेंगे। धन्यवाद।